से वायुदाब निम्न नहीं रह पाता है। तो देखें, जब हम पृथ्वी के ऊपर बात करते हैं तो सूर्य अधिकतम लंबवत 23.5 डिग्री तक, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम लंबवत 23.5 डिग्री तक, यानी इनके बीच में ही सूर्य भगवान रहता है। 60 डिग्री से सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होना प्रारंभ हो जाती हैं। इधर भी आपके 60 डिग्री से किरणें तिरछी होना प्रारंभ हो जाती हैं। इस कारण से इस 60-65 डिग्री के उत्तर में और इसके दक्षिण में हमेशा तापमान क्या रहता है, और अगर तापमान यहाँ पर कम रहता है तो वायुदाब हमेशा क्या होता है, और यहाँ पर भी वायुदाब क्या रहता है, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। फिर हम बढ़ रहे थे कि साहब पृथ्वी पर पवनों संबंधी लगने वाले बल कौन कौन से हैं। बल में हम पढ़ रहे थे नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आया हमारा दाब प्रवणता बल, बैरोमेट्रिक फोर्स। इसमें हमने कहा कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल यानी कि लंबवत दाब प्रवणता बल। ये धरातल पर चलने वाली पवनों को क्षैतिज गति प्रदान करता है, और पवनें हमेशा इस दाब प्रवणता के अंतर के कारण से ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। एक होता है लंबवत दाब प्रवणता बल, ये पवनों को ऊपर ले जाने का और नीचे लाने का काम करता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ऊपरी दाब प्रवणता बल और गुरुत्व बल के कारण से बीच का जो भाग होता है और पवनें स्थिर हो जाती है और संतुलित हो जाता है, और इस संतुलन को ही कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। ये बात हमारी कल हो गई थी ना, लिखना बाकी था, लेकिन तो लिखिएगा नंबर 1 करके दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल, इसमें लिखिएगा इस बल के कारण ही, इस बल के कारण ही पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यह बल 2 प्रकार का होता है। यह बल 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्षैतिजीय दाब प्रवणता बल। नंबर 1 क्षैतिजीय दाब प्रवणता बल। इसमें लिखेगा यह बल धरातल पर क्षैतिजीय गति प्रदान करता है। धरातल पर क्षैतिजीय गति प्रदान करता है। और नंबर 2 पर लिखेगा लंबवत दाब प्रवणता बल। लंबवत दाब प्रवणता बल, इसमें लिखेगा यह बल
पवनों को धरातल से ऊपर ले जाने व नीचे लाने का कार्य करता है। जब ऊपरी दाब प्रवणता व पृथ्वी के गुरुत्व बल में संतुलन स्थापित हो जाता है, तो पवनें स्थिर हो जाती हैं। इस संतुलन को ही, अंडरलाइन करना इस लाइन को, इस संतुलन को ही हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। एक लाइन और लिखिएगा इसके नीचे। दाब प्रवणता व पवन वेग के मध्य दाब प्रवणता व पवन वेग के मध्य, पवन की स्पीड, पवन वेग के मध्य सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये तो हुआ पहला बल। तो पहले बल से हमने क्या सीखा कि धरातल पर पवनें हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ओर। ठीक है, तो या ऊपर जाती हैं पवनें या नीचे आती हैं। तो ये किसके कारण से आती जाती हैं, दाब प्रवणता बल के कारण आती और जाती हैं। अब साहब इसी क्रम में हमारा दूसरे नंबर का बल आता है, और दूसरे नंबर का बल आता है, इसका नाम है कोरियालिस बल। तो नंबर 2 पर आता है आपके कोरियालिस बल। और इसी को कहा जाता है विक्षेपी बल। ठीक है, तो कोरियालिस बल या विक्षेपी बल, देखिए साहब क्या होता है, बहुत आसान चीज है, समझना बेहद जरूरी है। अब तक जो हमने कहा है कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जहां पर भी तापमान में अधिकता होगी, वहां नियम की बात है कि वायुदाब में क्या होगी, कमी होगी। यानी इन दोनों में संबंध कैसा पाया जाता है। मान लीजिएगा सूर्य भगवान जी यहां पर हैं, तो जब सूर्य भगवान जी यहां पर हैं तो इस क्षेत्र में किरणें कैसी आएंगी, सीधी आएंगी। और सीधी आएंगी तो यहां पर आप लोगों के तापमान कम होगा या ज्यादा, तो तापमान अधिक होगा यहां पर, तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो यहां वायुदाब क्या है, कम है। ये लो साहब कम वायुदाब हो गया। आप बताएं यहां ध्रुवों के ऊपर किरणें सूर्य की कैसी जा रही हैं, तो तिरछी किरणें जा रही हैं। तो यहां पर तापमान कम होगा या ज्यादा, तो तापमान अगर यहां पर कम है तो यहां पर वायुदाब क्या होगा, तो यहां पर वायुदाब अधिक होगा।
यही स्थिति आपके यहाँ अगर इस ध्रुव की बात करें अपन तो किरणें तिरछी, तो तिरछी के कारण तापमान कम और वायुदाब, और अधिक वायुदाब को हम क्या कहते हैं? तो यहां पर तो बन गया आप लोगों के हाई प्रेशर, यहां पर बन गया आपके, तो यहां पर भी क्या बना हुआ है? लो प्रेशर। और हमने पढ़ ही लिया है कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से क्यों चलेंगी? दाब प्रवणता बल के कारण से क्यों चलेंगी? तो यहां पर पवनें तो हाई से लो की ओर ही चलेंगी, यहां पर भी पवनें हाई से लो की ओर ही चलेंगी। लेकिन दोस्तों पवनें हाई से लो की ओर जब ये चलती हैं तो यूं ही चलनी चाहिए ना पवनें तो, और ये भी पवनें आपके इसी प्रकार चलनी चाहिए भैया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, नीचे ग्लोब देखिए, जब हम इस पृथ्वी के धूल जम रही है पृथ्वी पर, तो देखिए ये जब हमारी पृथ्वी है, अब आप बताएं ये पृथ्वी स्थिर है क्या? बताओ, ये घूमती रहती है कि नहीं? जब ये पृथ्वी घूमती है तो बताओ इससे फोर्स जनरेट होगा कि नहीं? भाई जैसे पंखा है, अभी ये स्थिर है, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया तो ये मार्कर भी स्थिर रहेगा। लेकिन आप बताओ, ये पृथ्वी जैसे घूमती है उसी प्रकार पंखा भी घूमता है, और घूमने के परिणाम स्वरूप आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये पृथ्वी है, तो आप बताओ हमारी इस अर्थ के साथ साथ क्या ये वायुमंडल भी घूर्णन करता है? वायुमंडल घूर्णन करता है कि नहीं पृथ्वी के साथ साथ? बिल्कुल करता है साहब। तो जब ये वायुमंडल घूर्णन करेगा तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो बल जनरेट होगा, तो आप ट्रक के ऊपर जब हम देखते हैं तो हमेशा बल विपरीत दिशा में काम करता है। तो देखिएगा जब ऐसे घूम रही है तो इस प्रकार से लगेगा, ठीक है, और ऐसे घूमती तो इस प्रकार से आपके बल जनरेट होगा। कैसे? कभी आपने देखा होगा कि ट्रक का टायर अगर ऐसे घूम रहा है तो आप देखना रोडियां ऐसे बगेंगी, और अगर ऐसे घूम रहा है तो आपके जो नीचे के चीजें हैं, मिट्टी वगैरह है, वो हमेशा उल्टी बगती है ना उसके साथ में। तो आप लोगों ने पानी वगैरह में मोटरसाइकिल चलाकर भी देखा होगा, जैसे टायर घूम रहा हो उसके साथ पानी ऐसे मारता, बगता है ना पानी, ठीक है। वैसे मिट्टी भी आप लोगों ने की होगी। तो देखिए दोस्तों, जब ये पृथ्वी घूर्णन करती है तो इस घूर्णन के कारण से इस धरातल पर चलने वाली कोई भी पवन सीधी नहीं चल सकती। तो धरातल पर चलने वाली कोई भी पवन क्या नहीं चलती है? सीधी नहीं चलती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ये विचलित हो जाती है, और इनमें आता है विक्षेपण, यानी कि विचलन आया और विचलन लाने का काम करती है। ये एक बल लगता है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? विक्षेपी बल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस विक्षेपी बल की पहचान की 1844 ईस्वी के अंदर फ्रांस के एक विद्वान थे कोरियालिस, और इन्होंने इसकी खोज करी। इस कारण से इस विक्षेपी बल को नाम दिया जाता है कोरियालिस बल। वास्तविकता में पृथ्वी पर कोरियालिस नाम का कोई बल नहीं होता, ये तो केवल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। तो क्या वास्तविकता में कोरियालिस बल होता है? नहीं होता है। बल तो कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। उसके घूर्णन के कारण से बल लगता है दोस्तों, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब ये बल लगता है तो ये पवन आपके सीधी नहीं चल पाती है। हो सकता है ये पवन आपके इस प्रकार से मुड़ जाए, हो सकता है ये पवन इस प्रकार से मुड़ जाए, यानी कभी भी पवन धरातल पर सीधी नहीं चलती हैं, बल्कि अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? ये विचलित हो जाती हैं। हो सकता है ये इधर मुड़ जाए, हो सकता है ये इधर मुड़ जाए। कोरियालिस ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये पवन इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, बस पवनों में क्या होगा? विचलन होगा। तीसरी बात हम सीख रहे हैं यहाँ पर। पहली बात कि तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। दूसरी बात हमने सीखी कि पवनें हमेशा हाई से कहाँ चलेंगी? क्यों चलेंगी? दाब प्रवणता के बाद। और तीसरी बात अब हम सीख रहे हैं कि ये पवन कभी भी सीधी नहीं चलेंगी, बल्कि अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी? विचलित हो जाएंगी। और ये जो बल लगेगा विचलन वाला, इसी बल को हम क्या कहते हैं? और इस विक्षेपी बल की पहचान किसने की और कब की? कहाँ के थे? और इन्हीं के नाम पर इस बल को क्या कहा जाता है?
अब सब कोरियालिस बल जब हम घूर्णन की बात करते हैं तो इसी के अनुसार लगता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपके थोड़ा सा इसमें विपरीत स्थिति बनती है। विपरीत क्या? कि जब आपसे पूछे कि पृथ्वी पर कोरियालिस बल, पूछे क्या पूछा, ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर को उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन था आप लोगों के कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कोरियालिस बल कहां लगता है, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? भूमध्य रेखा पर लगता है। तो मैंने कहा था कि थोड़ी सी विपरीत स्थिति है। याद रखना, पृथ्वी के घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव हमेशा भूमध्य रेखा पर होता है, लेकिन इससे जो जनरेट होने वाला जो कोरियालिस बल है, इसका यहां पर न्यूनतम प्रभाव होता है। तो न्यूनतम प्रभाव कहां होता है? भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा पर न्यूनतम प्रभाव होता है तो पवन वेग में कहीं ना कहीं कमी आती है, और पवन वेग में अगर कमी आती है, विचलन में कमी आती है, तो यहां पर वायु शांत रहती है, और इसी कारण से इसको शांत क्षेत्र या डोलड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर न्यूनतम प्रभाव आ रहा है किसका? कोरियालिस बल का। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा? तो सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों के ऊपर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि हमारा कथन जो पूछा था कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर कोरियालिस बल में कमी आती है। हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस बल में वृद्धि होती है, तो कथन आपका गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या? यस और नो? तो देखो, केवल यहां पर एक बात जाननी है कि कोरियालिस कोई बल नहीं है, ये पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। और इस बल के कारण पवनों में क्या आता है? विचलन आता है। और इस बल की खोज किसने की? फ्रांस के विद्वान थे, 1844 में खोज की। वास्तविकता में ये बल कौन सा होता है? और ये सबसे ज्यादा कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर, और न्यूनतम प्रभाव कहाँ होता है? यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर कोरियालिस बल में कमी आती चली जाती है। तो लिख लें इसको, तो लिखिएगा जी, कोरियालिस बल या विक्षेपी बल। लिखेगा, वास्तविकता में कोरियालिस कोई बल नहीं है, वास्तविकता में कोरियालिस कोई बल नहीं है, यह तो केवल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी रोटेशन का परिणाम है, घूर्णन का परिणाम है। यह तो केवल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। अगली लाइन लिखेगा, पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हुए, कोरियालिस थोड़ा ना ऐड किया है हमने बीच में, विचलित हो जाती हैं। इस विचलन का कारण कोरियालिस बल को ही माना जाता है। विचलन का कारण कोरियालिस बल को ही माना जाता है। अगली लाइन लिखेगा, कोरियालिस बल का सर्वाधिक प्रभाव कोरियालिस बल का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर
ध्रुवों पर तथा न्यूनतम प्रभाव भूमध्य रेखा पर होता है। न्यूनतम प्रभाव भूमध्य रेखा पर होता है। अतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, अतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। कोरियालिस बल बढ़ता जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे गांव में पवन चल रही है कोई, अब आप कहोगे कि साहब ये पवन तो मुड़ी नहीं, तो कोरियालिस बल लगता है एक वृहद संचलन के ऊपर, यानी वृहद का मतलब एक बड़े संचलन के ऊपर। तो बड़ा संचलन कौन है कि जो पृथ्वी पर स्थायी रूप से पवनें चलती हैं, और स्थायी पवनों के बाद में सबसे बड़ा पवन संचलन आता है, तो ये आता है मानसूनी पवन तंत्र आता है। तो लिखेगा इसमें कोरियालिस बल का प्रभाव, दूसरी कॉपी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। कोरियालिस बल का प्रभाव, कोरियालिस बल का प्रभाव वृहद संचलन वाली पवनों पर ही पड़ता है। वृहद संचलन वाली पवनों पर ही पड़ता है। जैसे स्थायी पवनें, मानसूनी पवनें, जैसे स्थायी पवनें, मानसूनी पवनें। तो देखो, जब कोरियालिस की लाइन लिख रहे हैं तो कोरियालिस बल में लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आएगी तो मैं अपने आप ही बता दूंगा कि ये बदल गई है। ठीक है, हाँ। तो देखिए दोस्तों, अगला बल आ गया हमारे पास में कोरियालिस बल। जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि तापमान और वायुदाब में संबंध कैसा है, विपरीत। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जहां पर तापमान कम होगा निश्चित रूप से वायुदाब, और पवनें हाई प्रेशर से क्यों चलेंगी, दाब प्रवणता के कारण से। जब ये पवनें चलेंगी तो ये पवनें कभी भी सीधी नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी, कोरियालिस बल के कारण ये पवन कभी भी सीधी नहीं चलेंगी। लेकिन भैया हमको तो पढ़ना है, हमको तो ये भी तो जानना है ना कि आखिर ये पवन जाएगी कहां पर साहब, इसका भी पता हो। तो इसकी व्याख्या करने के लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा एक नियम, और ये नियम है आपके फेरेल का नियम। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा फेरेल का नियम। फेरेल का नियम। देखो दोस्तों, अब तक जो हमारी बात हुई थी वो ये हुई थी कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती।